हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेटिंग इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 18 जुलाई 2024 के 3 प्रमुख समाचारों को देखेंगे, जिसमें से पहला समाचार है यूविन पोर्टल या यूएन प्लेटफॉर्म और भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों की समस्या से निपटने का जो है निपटने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक्चुअल में एक समाचार नहीं है, दो न्यूज़ है। एक में यूविन ऐप के बारे में बताया गया है, जो सरकार का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें शून्य खुराक वाले बच्चों को कैसे उनको कम किया जाए उसको टैकल करना है। और दूसरा ज़्यादातर में एक न्यूज़ है कि भारत में 16 लाख शून्य खुराक वाले बच्चे हैं। यूनिसेफ और WHO की पिछले साल की रिपोर्ट बता रही है, और वो संख्या 16 लाख हो जाती है, और ये दुनिया में दूसरा है। नाइजीरिया के बाद दूसरा है। और इसको लेकर विपक्षी दलों द्वारा कांग्रेस के प्रेसिडेंट द्वारा आलोचना की जा रही है, और करना भी चाहिए। उनका अपना काम है सरकार की कमियों को दिखाना, चाहे कारण कोई भी हो। सरकार का काम है वो अपनी बातें बताएगा। हमारा क्या काम है कि किसी भी घटना से जुड़े हुए जो पक्ष और विपक्ष, यानी अगर 0-0 जो है बच्चे हैं, 0 डोज बच्चों की संख्या ज़्यादा है, दुनिया में दूसरा है, तो वो हम उसको भी बताएंगे क्यों है, उसको भी समझाएंगे, और उसको टैकल करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है उसको भी देखेंगे। ठीक है। दूसरा है गुजरात में चांदीपुरा वायरस का प्रकोप। ये पिछले कुछ 5-7 दिन में गुजरात में 12 बच्चों को इसको इन्फेक्शन देखा गया है, प्रकोप देखा गया है, और उसमें से 6 बच्चों की जान जा चुकी है। और ये एक तरह से उस गुजरात, महाराष्ट्र और उस स्थानिक है वहाँ का एक बीमारी है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस जैसा ही बीमारी है, जो उसी तरह के लक्षण दिखाता है। हालांकि इसके कुछ और भी कारण हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा है भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की वस्तुस्थिति को लेकर इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेनेशन है। वो है एक ASUSC असोस करके एक रिपोर्ट आई है, आई थी जून में ही आई थी, मैंने पढ़ाया भी था उसमें। उसमें NSSO की रिपोर्ट है। ये इनफॉर्मल सेक्टर या इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर के बारे में वो डिस्कस है। उसको लेकर कुछ स्थिति जिसमें रोजगार को लेकर बताया गया है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी को लेकर बताया गया है, अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले देखते हैं। UN प्लेटफॉर्म शून्य खुराक वाले बच्चों के से जुड़ी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। जैसा मैंने अभी बताया कि ये दो समाचार हैं। एक की सरकार यूविन, जैसे कोविन था, कोविड के लिए कोविन ऐप था, उसी लिए यूविन ऐप है। यूनिवर्सलाइजेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जो है प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अभी पायलट चल रहा है, पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। इसको आगे 15 अगस्त से संभवतः इसको पूरे देश के लिए लागू किया जाएगा, तो उसको समझेंगे। और इसी में एक जो न्यूज़ है वो ये भी है कि भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या दुनिया में दूसरी है। पिछले साल के जो WHO और यूनिसेफ की आंकड़े दिखाए हैं। तो आइए हम जरा इनको दोनों मुद्दों से संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं, क्योंकि यूपीएससी के जो परीक्षार्थी होते हैं उनको बिटवीन द लाइन चलना होता है, पक्ष और विपक्ष के बीच की। यानी अगर समस्याएं हैं तो समस्याएं भी बताना है, क्यों है वो भी बताना है, और उसके लिए अगर कोई सकारात्मक पहल है चल रही है उसे भी बताना है, और कोई नया रास्ता है तो उसे भी आपको सुझाना होता है। चलिए पहले देखते हैं, ये परिचय के बारे में देख लें। तो देखिए इसमें इंडियन एक्सप्रेस में ये रिपोर्ट है। हालांकि ज़्यादातर न्यूज़पेपर में जैसे द वायर है, द हिंदू है, इन सब में वही नकारात्मक चीज़ें और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की ट्वीट और इस तरह की चीज़ों को बताया गया है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस, इसलिए मैं इसे थोड़ा अच्छा मानता हूं, और संभवतः इसलिए ज़्यादा तैयारी करने वाले लोग भी इसको देख रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरह की न्यूज़ देती है, पक्ष और विपक्ष दोनों रखा जाता है। तो देखिए इसमें इन्होंने एक कहानी बताई है कि एक आशा कार्यकर्ता रीना पटेल की, मध्य प्रदेश के जबलपुर के। अब कहेंगे रीना पटेल को आप क्यों पढ़ा रहे हैं सर? क्योंकि इस न्यूज़ में है, और वो भारत में पहली आशा कार्यकर्ता है जिसने यूविन पोर्टल पे जो है रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये कहानी उसी की है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में एक डिंडली गांव है, वहाँ पे एक तरह से काफ़ी पिछड़ा गांव है, लेकिन वहाँ पे एक महिला कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता रीना पटेल। वो अपने स्मार्टफोन का प्रयोग करके सरकार के नए बचपन टीकाकरण प्रबंधन पोर्टल यूएन पर 1 महीने के बच्चे का विवरण भरती है। और यह यूएन पोर्टल जो है, अगर देखा जाए यूएन पोर्टल जो है, यह
लागू किया जा रहा है, जो वो काम कर रही है 64 जिलों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के शिशुओं की देखभाल के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है पायलट प्रोजेक्ट, उसी के तहत जो है पंजीकृत करने के लिए ये सरकार की पायलट परियोजना का हिस्सा है। और ये रीना पटेल पोर्टल पर एक बच्चे को पंजीकृत करने वाली भारत की पहली आशा कार्यकर्ता हैं। ये घर घर जाकर डेटा एकत्र करती हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की खास बात ये है कि ये माता पिता के, जैसे जिस दिन टीकाकरण का रहता है लोग भूल जाते हैं या माता पिता कहीं और चले गए हों, वो आशा कार्यकर्ता का काम है। लेकिन ये क्या होता है कि माता पिता के फ़ोन को बता देता है, मैसेज चला जाएगा कि भाई आज आपके बच्चे को ये टीका लगना है, यहाँ लगना है, आप टीका लगवा लीजिए। अगर कहीं बाहर भी हैं, माइग्रेशन भी कर रहे हैं बच्चे माता पिता, तो वहाँ भी वो आसपास में जाके टीका लगवा सकते हैं कि ये यूनिवर्सल है। इसके लिए किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी सरकारी जगह जाके आप उसको कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर प्रयास है सरकार का टीकाकरण के लिए, जो लोग बच्चे छूट जाते हैं उनको दूर करने के लिए। तो आइए ज़रा सा इसी को समझते हैं कि यूविन के बारे में। यूविन पोर्टल क्या है? तो देखिए, भारत का एक सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है। ये महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए जो है टीकाकरण की बात करता है, और ये विश्व के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। इसके अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों को निःशुल्क टीकाकरण प्रदान किया जाता है। 12 तरह के टीके हैं, टीपीटी है, बीसीजी है, एमसीबी है। कुछ राज्यों में यहाँ तक कि जहाँ पे जापानीटिस जेई या जापानीटिस इंसेफेलाइटिस की समस्या है वहाँ पे वो है। तो उस तरह के टीके अभी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, सार्वभौमिक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत दिए जाते हैं। अब ये जो प्लेटफॉर्म है यूविन, अब ये इसी यूआईपी कार्यक्रम के तहत सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के प्रत्येक टीके का रिकॉर्ड करेगा। जैसे आप लोग याद करें, कोविड के समय कोविन ऐप था। उस कोविन ऐप के जरिए हम पहले तो कोविड के बारे में जानकारी ले रहे थे, बाद में वो वैक्सीनेशन करने के लिए भी हमारा बहुत ही बेहतर प्रोग्राम रहा, क्योंकि वो हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। उसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, आप लोग भी जानते होंगे कि वो पहचान करता है, फिर उसमें सेवाएं देता है और उसका मैनेजर। तो ये ऐप है, ये पहचान करेगा कि किन को सेवाएं देनी है और फिर सेवाएं कैसे दी जाएगी वो बताया जाएगा और फिर इनको मैनेज भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो छूट जाते हैं वो छूटने की समस्या दूर हो जाएगी। और ये प्रत्येक टीकाकरण दिवस पर पोर्टल स्वचालित रूप से, ऑटोमेटिक, कुछ करना जरूरत नहीं कि आशा कार्यकर्ता भेजेगी, वो अपने आप जिस बच्चे की जब टीकाकरण का होगा उसके पास, जैसे कोविन ऐप में आपके पास जो आता था, उसी तरह से यूविन ऐप में भी टीकाकरण में जो निर्धारित बच्चे हैं उनकी सूची तैयार करेगा और उनके माता पिता के फ़ोन पर एक SMS अलर्ट भेजेगा कि भाई आपके बच्चों का इस दिन पे टीकाकरण है, आप इनका टीकाकरण करवा लीजिए। इससे छूटने की, जो छूट जाते थे ना बच्चे, भाई माता पिता हैं, बच्चा कहीं और पैदा हुआ, उनको माइग्रेट कर गए, मतलब शहरों में चले गए, किसी और जगह काम धंधे के लिए चले गए, तो उनके पास वो डेटा आंकड़ा या वो नहीं रहता। शुरुआत के भले लग जाते थे, बाद के नहीं रहते थे। इसमें क्या है, अब उन्हें पता चल जाएगा कि आपका बच्चा को नहीं लगा है और ये ऐप, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। तो इसके साथ ये भी व्यवस्था रहेगा कि कहीं भी जाके आदमी उसका फ़ायदा ले सकता है, अपने बच्चों का टीकाकरण करवा सकता है। ठीक है। और यह बच्चों का जो है वास्तविक समय का जो टीकाकरण है, रियल टाइम जो पंजीकरण होगा, उसके कारण शून्य खुराक, 0 डोज, अभी बताते हैं 0 डोज क्या होता है। 0 डोज वाले बच्चों की संख्या को कम करने के ये उद्देश्य से खासकर प्रवासी श्रमिकों के बीच में, जो माइग्रेटरी लेबर हैं, उनके बच्चों में जो 0 डोज की खुराकें आ जाती है, क्योंकि वो अपने स्थान से चले आते हैं, वो अब बिना किसी दस्तावेज के देश भर में किसी भी केंद्र पर बच्चों का टीका लगवा सकते हैं। और ये जो यूएन पोर्टल है, इसका लक्ष्य है कि 2030 तक शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या को आधा करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जाए, कि हमारे जो टीकाकरण जिन बच्चों का नहीं हुआ, जो शून्य खुराक वाले बच्चे हैं, उनकी संख्या 2030 तक आधा करे, इसको लेकर। और इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का, या आप डिजिटल टेक्नोलॉजी ही मत किए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इनका इस्तेमाल जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये किया जा रहा है। जैसे कोविन ऐप का हम उदाहरण देते हैं, अब एक यूविन ऐप भी उस उदाहरण में हमारे लिए जुड़ गया है।
तो आइए जरा समझते हैं कि शून्य खुराक वाला समूह या शून्य खुराक वाले बच्चे या जीरो डोज बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों से जुड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। इसको ही लेकर सारे रिपोर्ट्स हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा है कि भारत में 16 लाख बच्चे हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। हालांकि शून्य खुराक वाले बच्चे से यही लगता है कि जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, लेकिन ये थोड़ी टेक्निकल वर्ड है, इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, वो भी बात सही है कि भाई शून्य खुराक WHO यूनिसेफ कह रहा है। देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं कि WHO शून्य खुराक वाले बच्चों को ऐसे बच्चों के रूप में परिभाषित करता है जिनके पास नियमित टीकाकरण सेवाओं तक पहुंच नहीं है या जिन तक कभी टीकाकरण नहीं पहुंचा है। ये तो लग रहा है कि शून्य खुराक से जिनको कभी टीकाकरण नहीं हुआ है, लेकिन इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए है कि ये उन लोगों के रूप में मापा जाता है जिन्हें DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, ये 3 महत्वपूर्ण टीके हैं जिनकी वैक्सीन की पहली खुराक भी नहीं मिली है। ये 2 सप्ताह बाद 2 महीने बाद यानी 6 सप्ताह बाद दिया जाता है। तो ये एक्चुअल में शून्य खुराक से ये आता है कि जिन्हें कोई टीका नहीं लगा है, ऐसा भास होता है, लेकिन एक्चुअली में DPT के पहले खुराक नहीं दिया जा चुका है ऐसे बच्चे, उनको शून्य खुराक वाले बच्चे माना जाता है या जीरो खुराक वाले बच्चे WHO टेक्निकली काउंट करता है। तो इसका मतलब है कि भारत में 16 लाख ऐसे बच्चे हैं, अगर उनकी बात माना जाए, जिनको DPT के पहले खुराक नहीं दिए गए हैं। इससे ये कतई आशय नहीं है कि भारत के बच्चों में को 16 लाख बच्चों को टीकाकरण ही नहीं हुआ है। क्यों? देखिए, शून्य खुराक का मतलब है उन शिशुओं से है जिन्हें DPT की पहली खुराक नहीं मिली है, और ये भारत में 6 सप्ताह बाद दी जाती है। लेकिन कई सारे खुराक तो जन्म के समय ही बच्चों को दे दिया जाता है, और भारत में आप कह सकते हो कि प्रशिक्षित जन्म यानी जो संस्थागत है, यानी अस्पताल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और इस तरह की जो है उसकी संख्या बढ़ रही है, काफ़ी है, 86% से ज़्यादा है। ऐसे में ये भले शून्य खुराक बच्चे दिखाई दे रहे हों, लेकिन इन्हें कई सारे वैक्सीनेशन दिया गया है। ठीक है, क्योंकि यह संभव है कि अधिकांश शून्य खुराक वाले बच्चों को जन्म के समय दिए जाने वाले अधिकांश या सभी टीके लग चुके हों। हाँ, DPT के टीके छूट चुके हो सकते हैं। और ये रिपोर्ट क्या कहती है WHO यूनिसेफ की कि वर्ष 2023 में विश्व की कुल शून्य खुराक वाले बच्चों में से 11%, और ये संख्या 16 लाख आ रही है। यह भारत से है और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पे है। इस सूची में नाइजीरिया 15% के साथ पहले स्थान पे है। तो टोटल की संख्या का 11%, लेकिन 140 करोड़ के उसमें जहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो 8-10 करोड़ बच्चे हैं, उसमें 16 लाख संख्या तो 1% ही आती है। लेकिन ठीक है, ये भी बड़ा आंकड़ा है और इस तरह की चीज़ें सरकार पे दबाव डालती हैं। इसीलिए सरकारें, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन हमें तो दोनों पक्ष को साथ में रखना, सारी चीज़ों को साथ में रखने की ज़रूरत है। तो शून्य खुराक वाले बच्चों से बिल्कुल ये नहीं लगाइएगा कि उनको कोई टीके नहीं लगे। हाँ, DPT के पहली खुराक छूट गई है 16 लाख बच्चों को 2023 में। और देखिए, भारत में बल्कि स्थिति क्या है कि सार्वभौमिक टीकाकरण प्रयासों में सकारात्मक रुझान, अभी यूविन पोर्टल की बात की, उसको छोड़ दीजिए, उस तो है ही है, सरकार अभी पायलट प्रोजेक्ट कर रही है। इसमें भी आंकड़े देखें तो देखिए 1993 में जहां 37.6% बच्चे रूरल और 19.2% बच्चे अर्बन यानी ग्रामीण क्षेत्र में 37.6% और शहरी क्षेत्र में 19.2% बच्चे अनवैक्सीनेटेड रहते थे 1 साल के, वो संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। 2006 में 26.5 और 15.4, 2016 में 10, ग्रामीण क्षेत्रों में 10.6 और शहरी क्षेत्र में 9.4, और 2021 में 7.5 और 6.3 है। यानी कि ये लगातार घट रहा है, यानी हमारे यहाँ वैक्सीनेटेड बच्चों की संख्या बढ़ रही है। और देखिए, पिछले कुछ वर्षों में सकारात्मक रुझान देखा गया है। MCV एक टीका होता है, इसमें कवरेज वर्ष 2000 में 56% बच्चे ही थे MCV के टीके मिलते थे, 2023 में 93% हो गया है। नवजात शिशुओं को देने वाला बैसिलस क्लाइमेट ग्लूसिन या BCG टीके, जिन्हें उन्हें तपेदिक की समस्या होती है, 2000 में 74% था, 2023 में 89% हो गया है।
डीपीटी की ही बातें जिसको लेकर शून्य वैक्सीनेशन की बात की जाती है, भारत में डीपीटी वैक्सीन की पहली खुराक का कवरेज 2000 में वर्ष 2000 में 74% था। यानी डीपीटी वैक्सीन भी कवरेज 2000 में 74% था, ये 2023 में 93% हो गया है। और डीपीटी वैक्सीन यानी पहली खुराक नहीं मिलती तो उसको जीरो वैक्सीनेशन कहते हैं, वह वर्ष 2000 में 74% था, 2023 में 93% बच्चों को वो मिल रही है। और डीपीटी वैक्सीन की पूरी 3 खुराक जो श्रृंखला में शामिल है, वर्ष 2000 में 58% था, 2023 में 91% बच्चे को मिल रही है। और दुनिया में क्या स्तर है, 2023 में 3 खुराक वाले 84% था। यानी दुनिया के स्तर से हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि हमें और भी बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। तो आखिर भारत में जो ये 16 लाख बच्चे हैं या कुछ और चीज़ें हैं, या सार्वभौमिक टीकाकरण की जो चुनौती है क्यों बनी हुई है, उसको यानी 93% 91% बहुत आंकड़ा है, तब भी काफ़ी बड़ी जनसंख्या के साथ करेंगे तो एक बड़ा आंकड़ा हो जाता है और हमारे हेल्थ इंडिकेटर को बिगाड़ के रख देता है और दुनिया में हम बदनामी के पात्र हो जाते हैं। नाइजर, पाकिस्तान, चाड जैसे देशों में आ जा सकते हैं। क्योंकि हमारी बड़ी जनसंख्या है, छोटा प्रतिशत भी संख्या में बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में वो कारण क्या है, तो देखिए यूनिसेफ इंडिया की जो विशेषज्ञ हैं अलका गुप्ता, उनका कहना है कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज के लिए चुनौतियां जो हैं उसमें भौगोलिक असमानताएं हैं। रिमोट एरिया, शहरी भौगोलिक असमानताओं में शहरी है, गरीब है, ग्रामीण है, दूर दराज के क्षेत्रों में सेवाओं की पहुंच, प्रवास और यानी प्रवास भी होता है और सामाजिक आर्थिक बाधाएं शामिल है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन की खुराक छूटने के अन्य सामान्य कारकों में जागरूकता और सूचना का अंतर है। टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव, यानी टीकाकरण के बाद जो उसका प्रभाव होता है इम्यूनाइजेशन होता है, उसका कुछ न कुछ दुष्प्रभाव आएगा, उसको लेकर आशंकाएं रहती है। बच्चे घर पर नहीं होते हैं, माता पिता द्वारा टीकाकरण से इनकार कर दिया जाता है। कई सारे रूमर्स भी फैलाए जाते हैं कि ये टीका लगाने से ये हो सकता है, वो हो सकता है, बच्चों को बधिया कर दिया, इससे बहुत सारी चीज़ें फैलाई जाती है जिससे माता पिता भी टीका नहीं लगवाना चाहते हैं। तो उस भी कई सारे कारण हैं जो टीकाकरण के लिए दिक्कत करते हैं। अदरवाइज भारत का टीकाकरण कार्यक्रम दुनिया के कुछ बहुत देखा, कोविड का देख लिया जाए तो हमारे से बेहतर तो कहीं का नहीं रहा है जितना सटीक, और उसी को और बेहतर करने के लिए ये काम चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है गुजरात में चांदीपुरा वायरस का प्रकोप। यानी यह वायरस एक देखा जाए तो कहीं ना कहीं चांदीपुरा नाम से ही लग रहा है कि भारत का ही है, और हालांकि भारत के सिवा कुछ और देशों में भी पाया जाता है। तो आइए ज़रा हम इसको समझते हैं कि क्या मामला है, चर्चा में क्यों है। तो देखिए, गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि पिछले 5 दिनों में गुजरात में संदिग्ध चांदीपुरा वायरस से 6 बच्चों की मौत हो गई है और कुल संदिग्ध मामलों की संख्या बढ़कर 12, यानी 12 में से 6 यानी लगभग 50% बच्चों की इसमें मौत हो जा रही है। यानी कि इसका जो मृत्यु दर है वो 50% से ऊपर ही दिखाई दे रहा है। और पहले भी ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, पहले भी जो आंकड़े हुए हैं वो इसी तरह की चीज़ें दिखाई देती है। और चांदीपुरा वायरस में बुखार आता है और इसके लक्षण फ्लू जैसे और कुछ और ज़्यादा गंभीर हो जाता है तो इंसेफ्लाइटिस जैसे यानी मस्तिष्क सूजन और इस तरह के यानी डेंगू वाले जो लक्षण हैं वो भी इसमें दिखाई देती हैं। इसमें मच्छरों, किलनी और रेत मक्खियों या सैंड फ्लाई जो गोबर आदि पर ज़्यादा पाया जाता है वो इसके रोकवाहक या वेक्टर है और उनके काटने से, मेनली रेत सैंड फ्लाइज हैं, इनके काटने से होता है और इसी के साथ साथ और इन चीज़ों से ये फैलता है। अगर हम देखें कि इसकी पहली बार पहचान 1965 में महाराष्ट्र में चांदीपुरा गांव में किया गया था, इसीलिए इसको चांदीपुरा वायरस कहते हैं। गुजरात में हर साल इस वायरस के मामले दर्ज किए जाते हैं। ये भारत के अलावा एशिया और अफ्रीका के भी कुछ अन्य देशों में ये पाया जाता है। ये वायरस क्या होता है, कैसे फैलता है, तो देखिए ये चांदीपुरा वायरस लेमन नेम है, इसे चांदीपुरा वेस्कुलो वायरस या CHPV भी कहा जाता है। यह एक RNA वायरस है जो रैबिडो विरिडे परिवार यानी जिससे रैबिज होता है उसी वायरस की तरह इसका भी उसी परिवार से ये जुड़ा हुआ है और इसमें मुख्य रूप से ये बच्चों को प्रभावित करता है और भारत में तीव्र इंसेफ्लाइटिस के प्रकोप से ये जुड़ा होता है। इंसेफ्लाइटिस मतलब मस्तिष्क में सूजन का होना, ठीक है, जिसे मस्तिष्क ज्वर आदि आप कहते हो, तो बहुत लेमन लैंग्वेज में उसी तरह की प्रकृति से यह जुड़ा हुआ है। इसको
ये वेक्टर संक्रमित सैंड फ्लाई के डंक से होती है और ये 9 से महीनों से 14 साल तक के बच्चों में ये प्रभावित करता है। ये इसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं, इसको और ज़रा समझें तो इस संक्रमण का प्राथमिक तरीका सैंड फ्लाई के काटने से होता है और पर्यावरणीय भी कारक हैं जिसके कारण सैंड फ्लाई जो है प्रजनन हो, यानी गोबर आदि हो, बरसात आदि हो, तो उसके कारण जब ये फैलता है सैंड फ्लाई तो उसके कारण इनके काटने से ये चीज़ें बढ़ती हैं और ये एक गंभीर रोगजनक है, यानी इसके काटने से गंभीर बीमारी होती है और इसके लक्षण बहुत तेज़ी से दिखाई देते हैं। यानी अभी सुबह बुखार होगा, शाम तक जो है किडनी या और अंग जो है प्रभावित इसके हो जाते हैं, इतना तेज़ी से ये प्रभावित होता है। हालांकि यह बीमारी संक्रामक नहीं है, ठीक है, यानी ये कंटेंजियस या कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। कंटेंजियस जैसे अभी कोरोना था, वो फैलता था, 14 दिन बाद होता था, 1-2% की मौत होती थी, लेकिन वो संक्रामक था, वो एक आदमी से दूसरे आदमी के तहत हो सकता था। ये नहीं है, जिस बच्चे को हुआ उसी बच्चे को, यानी अगर वो सैंड फ्लाई नहीं काटेगी तो बच्चे को नहीं होगा। ये मान लीजिए एक बच्चे से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होता है तो इसे संक्रामक कहा जाता है कि ये बीमारी संक्रामक नहीं है। यही इसकी कुछ अच्छी बातें हैं। और पहले तो वो जो सैंड फ्लाई थी वो 2-3 फुट से ऊपर नहीं उड़ पाती थी, लेकिन अब तो कई जगह देखा गया है कि वो और ऊंचाई पे उड़ रही है। तो ये एक समस्या इसके साथ बना हुआ है। इस वायरस में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो देखिए, चांदीपुरा वायरस संक्रमण को पहली बार 1965 में महाराष्ट्र में जब डेंगू और चिकुनगुनिया के प्रकोप की जांच की जा रही थी तो उससे दौरान इसे इसको क्लासिफाई किया गया था, क्योंकि लक्षण लगभग इसी की तरह होते हैं, लेकिन तब क्लासिफाई किया गया है कि ये डेंगू का वायरस नहीं, ये अलग तरह का वायरस है। और भारत में इस बीमारी का सबसे बड़ा प्रकोप 2003-04 में महाराष्ट्र, उत्तरी गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में देखा गया था, जहां पे 300 बच्चों की जान गई थी। और इस प्रकोप में जब 2003-04 का जब प्रकोप हुआ था तो मृत्यु दर गुजरात में 78% था, आंध्र प्रदेश में 55% था। यानी कि जितने बच्चे संक्रमित हो रहे हैं उसके 78% बच्चे गुजरात में मारे गए थे, मर गए, उनकी जान चली गई थी, और आंध्र प्रदेश में 55। और अभी गुजरात में ही देखिए 12 बच्चे हैं, 12 में से 6 बच्चों की जान जा चुकी है, एक बच्चे का अभी हाल पता चला है। और ये प्रभावित भी जो होते हैं ना, मुख्य रूप से भारत के मध्य भाग में होते हैं, जहाँ पे सैंड फ्लाई और मच्छरों की आबादी बहुत होती है। तो जो गुजरात का वो इलाका जहाँ पे इस तरह के मच्छर होते हैं या उसमें जनजातीय इलाका है, वहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और एक बरसात के दिनों में होता है, यानी संक्रमण का एक मौसम पहलू भी इसे होता है। इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं? तो देखिए, अचानक इसमें तेज बुखार आता है, गंभीर सिरदर्द होता है, बार बार उल्टी आता है, ऐंठन आता है, भ्रम, चिड़चिड़ापन, चेतना में परिवर्तन, और गंभीर मामलों में संक्रमण जो कोमा और मृत्यु का भी कारण बनता है। तो इसका उपचार क्या है? देखिए, अभी ये वायरल है, इसका कोई एंटी वायरल ड्रग नहीं है, यानी इस वायरस के प्रकोप होने के बाद कोई ऐसी दवा नहीं है जो इस वायरस को समाप्त कर दे या इसके प्रभाव को कम कर दे, न ही कोई वैक्सीन है। हाँ, इसके जो लक्षण हैं उनको दूर किया जाता है और जो एक्सिलरी देखभाल या सहायक देखभाल द्वारा इसको बचाने की कोशिश की जाती है। और गंभीर लक्षणों वाले रोगियों, विशेष रूप से बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और गंभीर न्यूरोलॉजिकल लक्षणों के मामलों में भी विशेष केयर या इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसको लेकर कुछ जानकारियाँ हैं। कैसे इसको उपचार जब है ही नहीं, बस यही है कि जो उसके लिए पर्यावरणीय कारक हैं सैंड फ्लाई फैलने के, उसको दूर करने पर या उससे बचने के रास्ते ही इस पर उपचार बेहतर उसके लिए हो सकते हैं। अगला है भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की वस्तुस्थिति। जून में एक रिपोर्ट आई थी NSSO की, काफ़ी साल बाद ये आई थी अनौपचारिक क्षेत्रों को लेकर। उसमें अनौपचारिक क्या बल्कि अनिगमित या इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेस। रिपोर्ट का नाम था ASUSE, यानी एज यूज एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेस, यानी जो अनिगमित क्षेत्र के निकाय हैं उनके बारे में वार्षिक सर्वेक्षण। और ये वार्षिक सर्वेक्षण है 15-16 के बाद से ही किया जा रहा है, लेकिन इसकी रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित जून में हुई थी। उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर इंडियन एक्सप्रेस में कुछ बातें कही गई है, जरा से इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र
भारत के आर्थिक उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा पैदा करता है, यानी हमारे जीडीपी का लगभग आधा हिस्सा जो है हमारे अनौपचारिक क्षेत्र, इनफॉर्मल सेक्टर या इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर से आता है। और रोजगार का 3/4 से ज़्यादा हिस्सा के लिए ये जिम्मेदार है, यानी कि हमारा जो इनकॉर्पोरेटेड या असंगठित क्षेत्र है या अनिगमित क्षेत्र है या अनौपचारिक क्षेत्र है, जिनमें जो मर जाए, थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन लेमन के लिए सब ठीक है, सामान्य नॉलेज के लिए, उसमें जो हमारा जीडीपी है उसमें उसका आधा का लगभग योगदान है। और जो रोजगार जनरेट होता है कृषि क्षेत्र के बाद उसका 3/4, और इसीलिए कृषि क्षेत्र के बाद इस सेक्टर को भारत का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता माना जाता है। और इस क्षेत्र को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 7 सालों में कई इकाइयां बंद हो गई हैं। 7 सालों मतलब 15-16 का जो डेटा इसके पास है, और बाद में 21-22 के डेटा से जब तुलना किया गया है, लगभग 16,45,000 नौकरियां चली गई हैं। और इसमें ये आया कहाँ पे है? अनिगमित उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण जो है इसके आंकड़ों से ये बात पता चलती है, ऐसा इस लेख में कहा गया है। और ये SUS या एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेस का जो सर्वे है वो वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2023 के लिए जो NSSO के परिणाम के आधार पे था, उसके आधार पे निकाला। और ये बताता है, इसमें ये लोग बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में 3 बड़े झटके लगे थे, जिसके कारण जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको दिक्कत हुई थी। उसमें से नोटबंदी, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन नवंबर 2016 में, नोटबंदी, जीएसटी का क्रियान्वयन जुलाई 2017 में, और कोविड-19 मार्च 2020 के बाद, और ख़ासतौर से जो सेकेंड लहर थी उसमें अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिसके कारण हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफ़ी प्रभावित रहा था। इस आंकड़े में अगर देखें रोजगार के बारे में, पहले देख लेते हैं कि अनिगमित उद्यम क्या होता है, अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेस क्या होता है। तो अनिगमित उद्यम, इसे असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यम भी कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किराए पर काम करने वाले श्रमिकों सहित घरेलू इकाइयां या स्वयं के अपने खाते द्वारा जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं उनको उद्यम इसमें शामिल होता है। अर्थव्यवस्थाओं के विकास के साथ साथ असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र का आकार धीरे धीरे कम होता जाता है। इसको लेकर लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ें हैं। भारत जैसे अनौपचारिक क्षेत्र आज भी निम्न विकासशील देश, और उसमें विकासशील देशों में लगभग 33% जो है गतिविधियां होती है, हिस्सा है, जबकि विकसित देशों में 15%। भारत में भी 30% जो है, 30% 35% जीडीपी के लिए जो है हमारा अनइनकॉर्पोरेटेड या अनौपचारिक क्षेत्र उसके लिए योगदान करता है। अनिगमित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण के बारे में देख लें तो देखिए, वर्ष 2015-16 के बाद से NSSO ने वार्षिक सर्वेक्षण करने का फैसला किया था किसके? अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों के उद्यम पर। और उसके बाद 2015-16 के बाद ये पहला आंकड़ा जारी किया गया है। और ये सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में, कृषि, नॉन कृषि, कृषि को छोड़ के 3 अन्य सेक्टर बनते हैं, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और सर्विसेज में असंगठित गैर कृषि प्रतिष्ठानों के लिए ये किया गया है काम। इसका सर्वेक्षण में जो रुझान प्रमुख दिखाए गए हैं उसमें रोजगार को लेकर क्या स्थिति है। हालांकि उस सर्वेक्षण में ये भी दिखाया गया है कि कोरोना के बाद हिट हुआ था, लेकिन चीज़ें अब सही हो गई है। उनकी संख्या जो है, उद्यमों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन रोजगार की संख्या घट गई है। जब उसमें और गहराई से जाके व्याख्या आप करेंगे तो ये जो रुझान ये दिखाया गया है उसमें और गहराई पर जाने पर दिखाया गया है कि देखिए 2022-23 और 15-16 दोनों में अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यमों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो इसका आप लगेगा कि 15-16 से उद्यम ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन रोजगार में कमी दर्ज की गई है। ये भी एक चिंता, यानी उद्यम तो बढ़े हैं लेकिन रोजगार घटे हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग जो पहले रोजगार में थे वो स्वतः अपने घर पे उद्यम लगा रहे हैं। देखिए 22-23 में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 15-16 में 11.13 करोड़ से 16,45,000 घटकर 10,96,00,000 हो गई है। जबकि संख्या इनकी, यानी उस जो उद्यमों की संख्या 6,33,00,000 से बढ़ के 6,50,00,000 हो गई है। यानी 16,56,000 उद्यम बढ़े हैं और 16,45,000 रोजगार गए हैं। यानी आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि
अभी इसमें देखेंगे भी, इससे समझ सकते हैं कि जिन लोगों का रोजगार गया है वो मजबूरी में अपने स्व एम्प्लॉय जैसे सेल्फ एम्प्लॉय या अपना खुद का अपना उन्होंने रोजगार शुरू किया है। और ये बताता है कि इससे कि रोजगार की थोड़ी सी गुणवत्ता कम हुई है। 7 साल की अवधि के दौरान खुद वाले उद्यमों में 4% की वृद्धि हुई है, जबकि किराए वाले काम उद्यमों में 3.2% की कमी हुई है। यानी जो लोगों को रख के काम कराते थे तो उसमें 3.2 की कमी, और जो खुद का काम करते हैं उसमें वृद्धि हुई है। ये बताता है कि रोजगार की गुणवत्ता में गिरावट आई है, क्योंकि इकाइयां स्वस्वामित्व वाली इकाइयों की ओर स्थानांतरित हो गई हैं, अर्थात किराए पर काम करने वाली इकाइयों के बजाय घर या एक व्यक्ति की इकाइयों में लोग काम करने लगे हैं। अपने घरों में काम पहले दुकान पे करते थे या कहीं पे फैक्ट्री लिए थे, अब उस काम को अपने घरों तक समेट लिए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं रोजगार की गुणवत्ता खराब हुई है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था अधिक पूंजी प्रदान विनिर्माण की ओर बढ़ी है, आंकड़े बताते हैं कि असंगठित क्षेत्र में श्रम प्रधान विनिर्माण में रोजगार में गिरावट आई है। यानी कि पूंजी बढ़ने के कारण जो श्रम प्रधान विनिर्माण रोजगार है उसमें कमी देखी गई है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में क्या रुझान है, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, ये जो इधर वाला है उसको कहते हैं नेवी ब्लू वाला, दोनों ब्लू ही है, नेवी ब्लू और लाइट ग्रीन वाला। इसमें ये दिखा रहा है कि 1,97,00,000 से संख्या थी इनफॉर्मल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में ये 1,78,00,000 हो गई है, यानी कि संख्या घटी है। रोजगार की संख्या भी 3,60,00,000 थी, वो घट के 3,06,00,000, यानी रोजगार में बड़ी गिरावट देखी गई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ट्रेड में 2,30,00,000 जो है संस्थाएं थी वो 2,2 करोड़ हो गई हैं, और 3,87,00,000 लोग काम कर रहे थे तो 3,09,00,000 हो गए हैं, यानी 90 लाख हो गए हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा अंतर बल्कि थोड़ा बढ़ा है। हाँ, सर्विसेज में वृद्धि देखी गई है, संख्या भी बढ़ी है, 2,07,00,000 से 2,46,00,000 हो गई है संख्या, और काम करने वालों की संख्या 3,65,00,000 से 3,99,00,000 हो गई है। यानी सर्विस सेक्टर में संख्या भी बढ़ी है, रोजगार भी बढ़ा है, लेकिन मैन्युफैक्चर सेक्टर में रोजगार भी घटा है और संख्या भी घटी है पब्लिक इनकी इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेस की। तो ये बता रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सर्विस सेक्टर की तरफ चल रहा है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में पूंजी गहन जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ का महत्व बढ़ता जा रहा है। आउटपुट क्या है, आर्थिक आउटपुट को लेकर देखा जाए तो वर्तमान मूल्य पर प्रति उद्यम सकल मूल्य वर्धन 2015-16 में 1,82,000 रुपये था, कि यानी हर जीबीए जो है कोई इंटरप्राइजेज 1,82,000 उत्पादन करता था 2015-16 में। 2022-23 में 2,38,000 रुपये हो गया। तो ये देखिएगा कि आपको बढ़ा दिख रहा है कि ठीक ठाक बढ़ गया है, लेकिन प्रति व्यक्ति श्रमिक भी जीबीए 1.4 लाख रुपए से बढ़ के 1.42 लाख रुपए हुआ है। तो ये जब प्रति व्यक्ति में आएंगे तो ये संख्या घटी हुई दिखेगी, उतना वृद्धि नहीं जिस तरह उसमें है, जबकि वास्तविक रूप से ये संख्या 6.9 है, क्योंकि यानी ये बता रहा है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उस तरह से हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर, इनऑर्गेनाइज सेक्टर या इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर नहीं बढ़ा है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। बाकी आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए, और इससे जुड़ा क्वेश्चन आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, जाके वहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।